कैसे हो आप सब। मैं दीपक कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल CAPF विद कुमार में। चलिए सीधे शुरू करते हैं। आज का एजेंडा क्या होने वाला है, आज क्या क्या टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं, क्विकली उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि पेपर 2 का एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, कि किस टाइप के उसमें कितने एसेस आते हैं, कितनी आर्गूमेंट कितनी काउंटर आर्गूमेंट आती हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। फिर सीधे ऑफिशियल जो सिलेबस है UPSC का पेपर 2 उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद इनकी बुक लिस्ट और सोर्सेज कहाँ से पेपर 2 को तैयार किया जा सकता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद सीधे हम क्या करेंगे कि जितने भी ऐसे लास्ट 5 ईयर में आए हुए हैं उनको टॉपिक वाइज मैंने अलग अलग करके रखा हुआ है और उसका एक एनालिसिस देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, कौन सा सेक्शन है जिससे हर साल UPSC ऐसे में क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको एक बार हम क्विकली देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि वो टॉपिक्स तो हमें पता चल गए, लेकिन वो टॉपिक इस टाइप के हैं कि उनको एक बार में तैयार नहीं किया जा सकता। उनको तैयार कैसे करें, उनके नोट्स कैसे बनाएं, और उनसे हर बार क्वेश्चन चेंज करके आता है, डायरेक्टली आता नहीं इनडायरेक्टली आता है, तो उस क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे। उस चीज़ को डील करने के लिए जो सोल्यूशन वो भी आज हम जानने वाले हैं और हम देखने वाले हैं कि कैसे उनके नोट्स बना सकते हैं। ये कोई रिकैप हुआ आज की क्लास के बारे में। आज की क्लास शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम दीपक कुमार है, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। मैंने UPSC सिविल सर्विसेज के मेंस लिखे हुए हैं और CAPF का इंटरव्यू भी दिया हुआ है, तो मैं आपको इस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयार कराने में सक्षम हूँ और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं आज के सिलेबस से। जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी चीज़ें जहाँ जहाँ ज़रूरी है, मैं वहाँ वहाँ उन चीज़ों को डिस्कस करता चलूँगा। सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी तैयारी के लिए होता है कि उस एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस क्या है, जो ऑफिशियल सिलेबस क्या है। उस ऑफिशियल सिलेबस से हमें एक आइडिया मिलता है कि हमें इन सेक्टर्स को या इन टॉपिक्स को पढ़ना ही पढ़ना है। जो UPSC ने पेपर 2 के लिए जो सिलेबस दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार है। उन्होंने सिंपली बोला है कि पेपर 2 में 2 पार्ट है, पार्ट ए। उन्होंने सिंपली बोला है कि 2 पार्ट है, पार्ट ए और पार्ट बी। उन्होंने पार्ट ए के लिए बोला है कि पार्ट ए में ऐसे क्वेश्चंस होंगे। क्या क्वेश्चन होंगे? ऐसे के क्वेश्चंस होंगे जिनको लॉन्ग नैरेटिव फॉर्म में, हिंदी या इंग्लिश में, दोनों लैंग्वेज में से एक में लिख सकते हैं, और जिनका टोटल मार्क्स कितना होगा? 80 मार्क्स होगा। सिंपली उन्होंने बता दिया कि 80 मार्क्स के ऐसे सीधे सीधे आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। उसके बाद उन्होंने क्या बोला है कि उनके जो टॉपिक्स होंगे, कि ऐसे इसके टॉपिक्स होंगे वो क्या होंगे, तो उन्होंने बोला है इंडियन हिस्ट्री स्पेशली ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। देखो हिस्ट्री उन्होंने लिखा इंडियन हिस्ट्री, लेकिन उन्होंने स्पेसिफाई कर दिया सिंपली कि फ्रीडम स्ट्रगल से हम क्वेश्चन पूछने वाले हैं, है ना। आगे हम जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देख के ये बात और कंफर्म हो जाएगी कि उन्होंने सिंपली फ्रीडम स्ट्रगल से ही क्वेश्चन पूछे, उससे बाहर वो गए नहीं हैं, डिफाइन कर दिया। दूसरा टॉपिक उन्होंने ज्योग्राफी दिया है ना, कि ज्योग्राफी। अब देखो ज्योग्राफी अपने आप में वास्ट, इतनी बड़ा पूरा सब्जेक्ट है, तो हम पूरे ज्योग्राफी को तो तैयार नहीं कर सकते कि भाई पूरा ज्योग्राफी उन्होंने लिख रखा है सिलेबस में। तो हम ये लास्ट ईयर के पेपरों के बेसिस पे ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी चीज़ें हैं जो ज्योग्राफी में पूछी जा रही है। ये तैयारी के दौरान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम एक बार PYQ को देखें और समझें कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है। जैसे एक ज्योग्राफी लिख दिया, अब ज्योग्राफी से क्या क्वेश्चन आया उसको देख कर हम आइडिया लगा सकते हैं, अच्छा इस टाइप की चीज़ें हैं, उनको हमें ध्यान रखना है, तो वो भी हम आगे भी देखने वाले हैं। उसके अलावा उन्होंने सिंपली पॉलिटी लिख दिया। अब इसमें सब कुछ सम्मिलित हो जाता है, जितने भी करंट अफेयर में कोई चीज़ चल रही है या फिर कोई इशू रहा है जो शुरू से लेकर अब तक रहा है, गवर्नेंस का इशू हो चाहे फिर कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का इशू हो, कोई भी इशू हो, सबके सब पॉलिटी में आ जाते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने इकोनॉमी लिख दिया, तो उसी तरीके से जितने भी इकोनॉमिक इशूज़ हैं, जैसे गिग वर्कर का इशू हो, जैसे 2024 में उन्होंने डिजिटल इकोनॉमी पे क्वेश्चन पूछ लिया, तो उस टाइप की जितनी भी चीज़ें सबके सब इसमें आ जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि इस वाले में वो कुछ भी चीज़ जो भी करंट अफेयर में हो रही है उस चीज़ को पूछ सकता है। उन्होंने ये तीनों सेक्शन, खासकर ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमी, वो किसी भी चीज़ को पूछ सकता है, क्योंकि उन्होंने एक्सप्लिसिटली ये मेंशन नहीं किया है कि इसके अंदर से क्या पूछने वाले हैं। उन्होंने सिर्फ सब्जेक्ट लिख दिया, तो हमारा ये जिम्मेदारी हो जाती है कि हम उसके इश्यूज़ को देखें हैं। फिर उसके बाद उन्होंने लिखा नॉलेज ऑफ सिक्योरिटी। अब देखो हम सब जानते हैं अच्छे से कि हम CAPF की तैयारी कर रहे हैं, तो CAPF किन चीज़ों से डील करता है। CAPF हमारा मेनली इंटरनल सिक्योरिटी और बॉर्डर फोर्सेस से, बॉर्डर मैनेजमेंट से डील करता है। तो हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सिक्योरिटी वाले इश्यूज़ के बारे में हम जान के रखें कि क्या सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं। और साथ ही साथ हम पुलिस फोर्सेस भी हैं, तो पुलिस फोर्स होने की वजह से हमें ह्यूमन राइट्स के बारे में तो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए।
कि कैसे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है, या फिर क्या क्या ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ हैं, उन सब चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ये उन्होंने लिखा है। और फिर उन्होंने बोला है कि इन सब पे एनालिटिकल एबिलिटी, इसका मतलब क्या है, इसको बहुत ध्यान से समझने की ज़रूरत है। उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया एनालिटिकल एबिलिटी, मतलब कि ये जितने भी इश्यूज़ हैं उस पर आपको आपका व्यू होना चाहिए, मतलब आपको उसको पॉजिटिव भी पता होना चाहिए, उसके नेगेटिव, क्या इन टॉपिक्स के क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या नेगेटिव्स हैं, इन टॉपिक्स से क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं। मान लीजिए एक इशू चल रहा है इस समय, मान लेते हैं कि एक इशू चल रहा है कि वुमेन्स को फोर्सेस में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, है ना, वुमेन्स के लिए फोर्सेस में पार्टिसिपेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो इस इश्यूज़ में आपने ये इशू को पढ़ा, इस इश्यूज़ के लेना चाहिए, उनको इंक्लूड करना चाहिए, उसके लिए क्या पॉइंट्स हो सकते हैं वो आपको पता होना चाहिए, है ना, और नहीं लेना चाहिए तो उसके बारे में पता होना चाहिए अपना, है ना, कि हमको इसलिए इनको इन सब चीज़ों में नहीं लेना चाहिए, उसके बारे में पॉइंट्स पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपका एक व्यू होना चाहिए कि मेरा ये व्यू है और उसके पीछे ये लॉजिक्स है, ठीक है। तो इन्होंने सिंपली बोल दिया कि एनालिटिकल एबिलिटी होना चाहिए। फिर एसेस के बाद जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में उन्होंने लिख दिया कॉम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन आएगा, पर्सीव राइटिंग का क्वेश्चन आएगा और अदर कम्युनिकेशंस का क्वेश्चन आएगा, अदर कम्युनिकेशन एंड लैंग्वेज स्किल्स का। अब देखो जो अदर कम्युनिकेशन लैंग्वेज स्किल्स है वो मैंने नीचे बता दिया है कि उसमें उन्होंने रिपोर्ट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं वो, और आर्गूमेंट काउंटर आर्गूमेंट के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, है ना। और उन्होंने सिंपली लिख दिया है कि ये सिर्फ ओनली इंग्लिश में अटैम्प्ट होंगे, ठीक है, ओनली इंग्लिश में अटैम्प्ट होंगे, ये बात उन्होंने एक्सप्लिसिटली वहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। द टॉपिक्स आर कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज, पर्सीव राइटिंग, डेवलपिंग काउंटर आर्गूमेंट, सिंपल ग्रामर एंड अदर एस्पेक्ट्स ऑफ लैंग्वेज। उन्होंने सिंपल बोला है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज का बहुत अच्छा नॉलेजेबल पर्सन नहीं होना है, कि सिंपल एस्पेक्ट्स हैं जो लैंग्वेज के वो आपको आने चाहिए। ये आपकी यहाँ पे सिंपल राइटिंग स्किल्स चेक करना चाहते हैं कि आप बेसिक जो इंग्लिश में काम है वो कर सकते हैं या नहीं। तो एक बार हम जल्दी से एक इस चीज़ के बारे में जान लेते हैं कि इस एग्ज़ाम का जो पेपर 2 है उसमें किस तरीके से मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऐसे के 6 टॉपिक्स आते हैं, ठीक है, ऐसे के 6 टॉपिक्स आते हैं और आपके पास चॉइस होता है उनमें से किन्हीं भी 4 को चूज़ करके आप ऐसे लिखना होता है, और हर ऐसे का जो मार्क्स होता है वो 20 मार्क्स का होता है, ठीक है। तकरीबन 300 वर्ड्स में उसको लिखना होता है कि 300 वर्ड्स में आपको लिखना है, और तकरीबन 300 वर्ड्स में कोशिश करना है कि 300 वर्ड, अगर प्लस माइनस 10% 20% ऊपर नीचे हो जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ 20% ऊपर हो जाए तो कोई नहीं, आप ऐसा मत कीजिएगा कि 300 वर्ड की जगह 500 वर्ड में जा रहे हो आप, तो उससे आप बचना है। 300 का 350 होगा कोई दिक्कत नहीं, चलो इतना चल जाता है ना। उसके बाद आता है कि 2 क्वेश्चन आते हैं आर्गूमेंट काउंटर आर्गूमेंट के, और हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है, हर एक क्वेश्चन 20 मार्क्स का होता है। इसमें क्या करना होता है आपको कि कोई भी टॉपिक दे दिया जाएगा, जैसे मान लो कि अभी फॉर एग्जांपल मैंने अभी बता रहा था कि वुमेन्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, वुमेन्स को इंक्लूड करना चाहिए एक्टिव वारफेयर में, वुमेन्स वाला ये जो टॉपिक है एक्टिव वारफेयर डाल देता हूँ मैं, कि जो एक्टिव लड़ाई है उसमें वुमेन्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जो पॉजिटिव्स हैं उसके, या फिर जो इसके पक्ष में है वो लिखेंगे, जो विपक्ष में है वो लिखेंगे, है ना, सिंपल। कि जो इसके फोर्स और अगेंस्ट में हम लिखेंगे कि क्या है, लॉजिक्स अपने देंगे और उनको पॉइंट फॉर्म में हम लिख के इसका आंसर करेंगे। फिर तीसरा एस्पेक्ट है इसके एग्ज़ाम का, वो है रिपोर्ट राइटिंग। 2 क्वेश्चन रिपोर्ट्स का आएंगे जो 10 मार्क्स ईच होते हैं, कितना 10 मार्क्स ईच नीचे लिख रखा है, तो टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, है ना। और 2 क्वेश्चन यहाँ 20 मार्क्स का आ रहे थे तो 40 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं, और 4 ऐसे यहाँ से अटैम्प्ट करने थे तो 80 मार्क्स यहाँ से हो गए, है ना। तो आपको ये मैंने मार्क्स बता दें। उसके बाद एक पैसेज आएगा, अनसीन पैसेज आएगा, उस पर बेस्ड 5 क्वेश्चन होंगे। कितने क्वेश्चन होंगे? 5 क्वेश्चन होंगे, और हर एक क्वेश्चन का कितने मार्क्स का होगा? 4 मार्क्स का होगा, है ना। हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का होगा, और आपको उनको लिखना है। फिर एक पर्सी राइटिंग होती है। पर्सी में क्या होता है, एक पैराग्राफ दिया होता है पहले से आपको क्या करना होता है कि उसको 1/3 के आसपास अपने वर्ड्स में, है ना, ओन वर्ड्स में लिखना होता है। उसका एसेंस चेंज नहीं होना चाहिए ना, उसका मीनिंग चेंज किए बिना ना आपको अपने वर्ड्स में उसको 1/3 के आसपास में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद ग्रामर के 25 क्वेश्चन आते हैं, है ना, ग्रामर के 25 क्वेश्चन आते हैं। अब ग्रामर के 25 क्वेश्चन में से सिंपली 10 क्वेश्चन आते हैं वोकैब के, किसके? वोकैब के। 15 आते हैं ग्रामर के, जिसमें एक्टिव पैसिव
प्रोनाउन के बारे में आता है, सेंटेंसेस के बारे में आता है, वॉइसेस के बारे में आता है ना। तो उसके लिए मैं एक डेडिकेटली वीडियो 25 मार्क्स के लिए बना दूंगा। इस 25 मार्क्स में स्कोर करना बहुत ही आसान है ना। तो आप एक बार डेडिकेटली तैयारी करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें PYQ देख के हमें पता चल जाता है किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमको उन्हीं टॉपिक को तैयार करना चाहिए, ना कि सारी टॉपिक्स के बारे में। ये सिंपल है इसके लिए ना। ग्रामर वाले सेक्शंस के लिए ना एक वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें आपको ये मैं बता दूंगा, है ना। तो हमने इसके पैटर्न के बारे में जान लिया। अब सीधे हम आगे बढ़ते हैं कि पैटर्न के पता करने के बाद अब हम ये देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या सोर्सेस होने चाहिए जिसे हमें फॉलो करना चाहिए। तो देखो, पेपर 2 के लिए ऐसा कोई बुक या कुछ भी फिक्स सोर्सेस तो है नहीं है। इसके सोर्सेस डायनेमिक है, क्योंकि इसमें क्या है, करंट अफेयर के जो टॉपिक्स होते हैं ना, उनको किसी वर्ड या किसी टर्म्स के साथ मिला के क्वेश्चन पूछते हैं ना। इसमें मैक्सिमम क्या होता है, करंट अफेयर के क्वेश्चन आते हैं। अब बात ये हो गई कि करंट अफेयर तो सर इतना वास्ट हो गया, उसको तैयार कैसे करें, है ना। तो प्रॉब्लम ये हो जाती है करंट अफेयर को तैयार कैसे करें। तो हम सिंपली क्या करेंगे कि कोई भी एक न्यूज़पेपर जो भी आपको पसंद हो, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस, डेली बेसिस पे हम पढ़ेंगे इसे, है ना। क्या करेंगे, डेली बेसिस पे पढ़ेंगे। अब बात ये हुई कि कई लोग बोलेंगे सर कि हमें तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस समझ में नहीं आता। तो आपको सिंपल एक काम करना है, कोई भी जो डेली न्यूज़ एनालिसिस कराता हो, है ना, डेली न्यूज़ एनालिसिस या फिर एडिटोरियल, है ना, एडिटोरियल का जो भी डिस्कशन कराता है, आप उसको फॉलो कर लीजिए, है ना। शुरुआत में क्या कोशिश कीजिए, आप इसके जरिए पढ़िए, पहले उनसे सुनिए कि वो क्या क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, जो भी एडिटोरियल आया है उस पर क्या व्यूज़ हैं, क्या बात बोल रहे हैं ना, उनको सुनिए, फिर आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। आप ऐसा कीजिए कि इनको पहले सुनिए, फिर आप खुद से रीड कीजिए, है ना, खुद से रीडिंग कीजिए उसकी। और आपको यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आपको उसमें PhD नहीं करनी है कि आप न्यूज़पेपर लेके बैठ गए, सारी न्यूज़ पढ़ रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। सबसे पहले अभी आगे मैं टॉपिक बाई बाइफर्केशन किया हुआ है मैंने कि इसी सेक्टर से क्वेश्चन आते हैं, तो जब जब उस सेक्टर से रिलेटेड कोई न्यूज़ आए तो आप क्या करोगे, तब उस पर आप अपनी निगाहों को खड़ा करेंगे और अपने जो भी जहाँ नोट्स आप बना रहे हो उन नोट्स में उस टॉपिक को पहले से ही लिख रखा होगा आपने, है ना, उस टॉपिक को पहले से ही लिख दिया आपने। अब उस टॉपिक में सीधे सीधे आप क्या करते चलोगे, जो भी कंटेंट आ रहा है उसको ऐड करते चलोगे। क्या करोगे, उस कंटेंट को ऐड करते चलोगे कि जो भी कंटेंट आया, ठीक है। अब इसको कैसे करोगे मैं अभी आपको बता दूंगा। पहले आप सिंपल ये जान लो कि आपको दोनों न्यूज़पेपर में से एक को फॉलो करना है ना। जिन लोग को दिक्कत होती है वो सिंपल किसी का डेली एडिटोरियल डिस्कशन को देखें, उसके बाद खुद रीड करें, है ना। और नहीं समझ में आ रहा है तो आप कोशिश करें कि वहीं से देख लें, एडिटोरियल को देख लो, वहीं से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको लगें वो आप अपने नोट्स में ऐड कर लो, ठीक है। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है, मैंने बताया ग्रामर और वोकैब के 10 क्वेश्चन आते हैं, ग्रामर के 15 क्वेश्चन आते हैं, 25 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। ये सेक्शन इस पेपर में सबसे ईजी सेक्शन है, सबसे ईजी सेक्शन है ये, कि इसको कैसे तैयार कर सकते हैं हम भाई। तो इसको तैयार करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, है ना, इसके लिए सिंपली आप क्या कीजिए, किसी एक स्टैंडर्ड बुक को पकड़ लीजिए। मैं रिकमेंडेड करूंगा आपको नीतू सिंह की ये बुक ले लीजिए कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए, है ना। ये नीतू सिंह की बुक आती है इंग्लिश की, उसको प्रैक्टिस करने के लिए। और जो वोकैब वाला सेक्शन है वो पहले क्या कीजिए, लास्ट जितने भी पेपर, जितने भी PYQ पड़े हुए हैं, एक मैं अपने चैनल पे भी डाल दूंगा, लास्ट कितने PYQ में जितने भी वोकैब्स के वर्ड पूछे गए हैं उन सबको मैं एक जगह कंपाइल करके आपके लिए रख दूंगा। आप उसका एक PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, आने वाले टाइम में मैं उसको भी यहाँ अपलोड कर दूंगा। तो आप उसको सीधे सबसे पहले वो और उसके ऑप्शन इसमें होते नहीं है, तो आपको क्या करना है, उसको सीधे उसको तैयार करना है। और जो अदर एग्जामिनेशन UPSC ने कंडक्ट कराई है अब तक, उनमें जो वोकैब पूछा गया सबसे पहले उनको तैयार करना है आपको, है ना। और ग्रामर के लिए सिंपली आप क्या करेंगे कि सबसे पहले उन क्वेश्चंस को देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो उसी अकॉर्डिंग उन्हीं टॉपिक्स को तैयार करेंगे। जैसे कि वॉइस के क्वेश्चन लगभग ऑलमोस्ट हर साल आ रहे हैं, है ना। एक्टिव पैसिव क्या आ रहे हैं, नरेशंस क्या आ रहे हैं, है ना। कभी कभी क्वेश्चन टैग आ जाता है ना, क्वेश्चन टैग आ गया, प्रोनाउन आ रहा है, सब्जेक्ट वर्क एग्रीमेंट आ रहा है ना, सब्जेक्ट वर्क। और ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक रूल पे क्वेश्चन आता है ना।
जैसे कि यहाँ पे इन सब टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएंगे PYQ से देख के हम पता कर लेंगे कि इन टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हम उसको रिपीट करके तैयार करेंगे, है ना। उसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी को अगर किसी को बुक फॉलो करना है कोई, तो वो इस बुक को फॉलो कर सकता है, जो TMH पब्लिकेशंस की बुक है ना। ये अशोक कुमार जी ने लिखी है और वो IPS है ना, उनका अच्छा खासा रिसर्च है इस पर। कोई बुक को अगर फॉलो करना है इसको फॉलो कर लो, अदरवाइज मैं बोलूँगा कि आपको बुक फॉलो करने की भी ज़रूरत नहीं है ना। आप कुछ सिंपल टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता दूंगा कि ये टॉपिक्स है ना, इनके बारे में आप कुछ कंटेंट अपनी तरफ से तैयार करके रख लीजिए, वरना एक काम करूँगा मैं कुछ सेशन लेके आपको वो कंटेंट खुद ही तैयार करवा दूंगा कि ये कंटेंट है, आप इनको ध्यान रखो और उसके एग्जाम्पल याद रखोगे। जो भी कंटेंट है उसके एग्जाम्पल याद रखोगे, बस एग्जाम्पल करंट अफेयर के उनको डालो और आपका आंसर रेडी है, आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अभी हमने इस कुछ सोर्सेज के बारे में जाना। अब उसके बाद सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सोर्सेज जानने के बाद कि लास्ट 5 ईयर में कौन कौन से टॉपिक से कितने ऐसे आए हैं। सबसे पहले हम ये एनालाइज करेंगे, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस या ट्रेंड क्या है जो पूछे जा रहे हैं बार बार, उसी टाइप से हम अपनी तैयारी करें, है ना। तो चलिए सीधे वो देखते हैं कि क्या टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब देखो मैंने आपको दिखाया था कि मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से उन्होंने सिलेबस में लेकर रखा, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे अब तक 5 साल में सिर्फ 2 क्वेश्चन आए। एक क्वेश्चन ये है द इंडियन डायस्पोरा एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू पोस्ट इंडिपेंडेंस, है ना। एक क्वेश्चन ये आया है अभी तक, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन तो इसी साल आया है, ट्राइबल रेजिस्टेंस टू कॉलोनियल रूल, ये 2024 का ही क्वेश्चन है। अब देखो इतना बड़ा सेक्शन है और क्वेश्चन कितने आए अभी, सिर्फ 2 आए मॉडर्न इंडिया से, है ना। इंडियन फ्रीडम में 2 ही क्वेश्चन आए, एक पहले आया और एक इसी ईयर आया 2024 में। अब देखो इसको तैयार करने का क्या तरीका हो सकता है कि भाई मॉडर्न इंडिया है ना, हम यहाँ पे ये जानते चलेंगे कि किसी सेक्शन से अगर कोई, हर सेक्शन के बारे में इनको कैसे टैकल करेंगे, इनके लिए क्या अप्रोच रखते हैं। तो मॉडर्न इंडिया के लिए आप जो भी पढ़ रहे हो, जैसे कि स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं हम, है ना, क्या पढ़ रहे हैं, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। अब स्पेक्ट्रम पढ़ते समय हम ये सिंपली देखते हैं कि जो फ्रीडम स्ट्रगल थी उसके दौरान हमने देखा था कई सारे मूवमेंट्स थे जो आउट ऑफ इंडिया चल रहे थे, है ना, आउट ऑफ इंडिया चल रहे थे, हमने खूब पढ़ा, है ना। इंडिया हाउस बनना है ना। और ये कहाँ से, सैन फ्रांसिस्को से, लंदन में, है ना, कनाडा में, जितने भी हमारे ये क्या थे इंडियन डायस्पोरा या जितने भी लोग यहाँ से गए हुए थे, उन सब ने कुछ ना कुछ हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में कंट्रीब्यूट किया, है ना, उन्होंने यही पूछा है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि हमको ये पता है ये है, उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन में जो एक्सप्लिसिटली पूछा है वो पोस्ट इंडिपेंडेंस पूछा है ना। तो हमको क्या करके रखना पड़ेगा कि चूंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस उन्होंने पूछ लिया, अब हमें क्या करना है कि इनका जितना भी रोल है, कैसे रोल, कि प्री इंडिपेंडेंस क्या रोल था और पोस्ट इंडिपेंडेंस जो इन्होंने पूछ लिया, तो हमको ये भी पता होना चाहिए कि प्री इंडिपेंडेंस क्या है। तो हम इसको क्या करेंगे कि जब भी हम जो भी ट्रेडिशनल स्टडी अपनी मॉडर्न इंडिया की कर रहे हैं ना, मॉडर्न इंडिया की जो भी ट्रेडिशनल स्टडी है हमारी, उसी में जो एग्जाम्पल, जो फैक्ट हम पढ़ रहे हैं, उन्हीं फैक्टों को यूज़ करके इसका आंसर बनाते हैं, यूज़ करके ना इसका आंसर करते हैं। अब देखो इसके लिए एक्सप्लिसिटली कुछ भी पढ़ा नहीं जा सकता, क्योंकि कौन जानता है कि कल को क्या क्वेश्चन आ जाए, है ना। अब जैसे इन्होंने ट्राइबल रेजिस्टेंस पूछा, कल एजुकेशन के बारे में कुछ पूछ सकते हैं, है ना, कि कल को एजुकेशन के बारे में पूछ लें, या फिर सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के बारे में पूछ लें, है ना, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म के बारे में पूछ डाल, या सिविल सर्विसेज के साथ या फिर एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में पूछ लें, एग्रीकल्चर रिफॉर्म के बारे में, तो वो कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें ना। तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, हम एक ही तरीका अपना सकते हैं, जो ट्रेडिशनली जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, है ना, उसी के जरिए इन एग्जाम्पल्स को ध्यान रखें। और हम सबसे इम्पोर्टेंटली क्या करें कि हर चीज़ पे हमें बना बनाया आंसर कभी नहीं मिल सकता, और अगर हम बना बनाया आंसर मिल भी जाएगा तो वो एग्ज़ाम में आ जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। तो हम क्या करेंगे कि जो भी कंटेंट होता है ना, जो भी कंटेंट होता है, उस कंटेंट से क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आंसर कैसे करेंगे, ये लर्न करने की बहुत ज़रूरत है। देखो पेपर 2 में
इस टाइम पे लोगों को मार्क्स नहीं आ रहे हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि वो लोग कंटेंट देखते हैं कि कहाँ एक कंटेंट मिल जाए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इसको इरेज कर दूँ, प्रॉब्लम बताता हूँ पेपर 2 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो रही है स्टूडेंट्स के साथ। पेपर 2 की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स को मिलता है कंटेंट, मिल गया कंटेंट। अब जो भी कंटेंट XYZ किसी ने भी दिया है ना, अब इस कंटेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी मान के चलो 1% चांसेस है। मैं ऐसा बोलूँगा कि 1% से ज़्यादा चांसेस नहीं कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए जो बात दी गई है उससे। हाँ, ये हो सकता है कि वो कंटेंट का टॉपिक आ गया आपके एग्ज़ाम में, टॉपिक आ गया एग्ज़ाम में। अब टॉपिक तो आ गया, लेकिन आपको टॉपिक का यूज़ करके आंसर बनाना आता ही नहीं है, आंसर राइटिंग आपको आती ही नहीं है, आंसर राइटिंग नहीं आती, तो फिर आप लिखोगे क्या उसमें, वो कंटेंट आपके कोई काम का नहीं हुआ। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि कंटेंट को, जो भी कंटेंट है उसको यूज़ करके आंसर राइटिंग कैसे की जाए, इसकी प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। देखो, जो सिविल सर्विसेज से स्टूडेंट आते हैं वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। देखो, कंटेंट तो वो भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करते हैं। अब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करने की वजह से वो कैसी भी कंडीशन हो आंसर तो बना ही लेते हैं, है ना। जो इसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, जिन्होंने सिविल्स की तैयारी नहीं की है, जिन्होंने सिविल्स की प्रिपरेशन नहीं की है, वो आंसर नहीं बना पाते। तो अब इन लोगों के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है कि उनको कंटेंट को याद करके वहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम का सलूशन कोई मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो मैं क्या इनके लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए ना, मैं क्या करने वाला हूँ कि कैसे आंसर राइटिंग की जाए कंटेंट से, बेसिक लेवल से, वो मैं उन्हें सिखाने वाला हूँ, है ना। कैसे आंसर राइटिंग की जाए, किसी एक टॉपिक को कैसे उसके नोट्स बनाए जाएं, सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स कैसे बनाए जाएं, नोट्स के बाद जो भी नोट्स बनाए, नोट्स को आंसर्स में कैसे कन्वर्ट करें, है ना, इसको सिखाऊंगा मैं आपको। आज मैं आपसे थोड़ा बेसिकली नोट्स के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ, नोट्स कैसे बनने हैं, आगे आप जुड़े रहें इसमें, ठीक है। अब अगला हम सेक्शन देखते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बाद। अगला सेक्शन क्या है, सिक्योरिटी का। अब देखो, सिक्योरिटी हमने पहले ही देखा कि सिक्योरिटी उसमें मेंशन है, और सिक्योरिटी से देखो क्वेश्चन भी भर के आए कि बार बार कितने क्वेश्चन ऐसे आए। देखो चेक करें अगर हम, तो पहला 2020 में 2 आई, इमर्जिंग थ्रेट्स टू इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी। सिंपल, इन्होंने क्या बोला, थ्रेट्स बता दो। क्या बोला, थ्रेट्स बता दो। क्वेश्चन क्या है, सिंपल, थ्रेट्स बता दो और कुछ नहीं जानना हमको। दूसरा, सिक्योरिंग इंडियाज इंटरनेशनल बॉर्डर। क्या, इंटरनेशनल बॉर्डर इज चैलेंजिंग एक्सरसाइज फॉर इंडियन आर्म फोर्सेस। अब देखो इन्होंने क्या बोला, क्या बोल दिया कि पहले थ्रेट्स बोला इंटरनल सिक्योरिटी का, अब दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है कि इंटरनल, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, तो बॉर्डर मैनेजमेंट पूछ दिया इन्होंने सिंपली कि बॉर्डर मैनेजमेंट के क्या इशू हैं, है ना। जैसे हमें पता है कि हमारा इस तरफ, जैसे मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, तो इस तरफ हमारा बांग्लादेश लग रहा है ना, हमको सबको पता है कि यहाँ बांग्लादेश है ना। इस तरफ का ये पूरा का पूरा एरिया हमारा पाकिस्तान से लग रहा हुआ है, ये वाला एरिया पाकिस्तान से लगा हुआ। इस तरफ हमारा एक फ्रेंडली कंट्री भूटान से लगा हुआ बॉर्डर है यहाँ पे, ठीक है। इस साइड हमारा म्यांमार से लगा हुआ बॉर्डर है ना, और इस तरफ हमारा चीन से लगा हुआ बॉर्डर है ना, चाइना से। अब देखो इतने सारे हैं, अलग अलग टाइप की कंडीशन। देखो यहाँ पे हिमालय से, तो हिमालय का बॉर्डर हमारा चीन के साथ लग रहा है, और यहाँ म्यांमार, यहाँ की अलग प्रॉब्लम है, यहाँ की अलग प्रॉब्लम है, बांग्लादेश की अलग प्रॉब्लम है, पाकिस्तान के अलग। तो ये बोल रहा है कि इंडियन फोर्सेस के लिए बॉर्डर मैनेजमेंट क्यों टफ है। तो हमने पहला क्वेश्चन देखा थ्रेट्स पे पूछा कि भैया इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं। दूसरा ये बॉर्डर मैनेजमेंट पे पूछा, है ना, बॉर्डर मैनेजमेंट में पूछा। हम टॉपिक्स लिख लिया हमने, कीवर्ड जो उसका है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला चाइनीज़ इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया। अब देखो सिंपल, अगला क्वेश्चन देखो उन्होंने क्या पूछा, चाइनीज़ इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है। न्यूज़ में हम खूब पढ़ते रहते हैं, बेल्ट रोड इनिशिएटिव या चाइना डेप ट्रैप पॉलिसी। अब जो ये कीवर्ड मैं बार बार यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये कीवर्ड आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कीवर्ड मिलते हैं ये न्यूज़ में। इसलिए मैंने बोला कि न्यूज़पेपर को आपको फॉलो करना है। क्यों न्यूज़पेपर को फॉलो करना है, क्योंकि ये जो कीवर्ड है ये कहाँ मिलेंगे आपको। अच्छा, अब चाइनीज़ इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में आपको पता नहीं होगा तो फिर आप आंसर कहाँ से लिख दोगे, ठीक है।
अब आपको ये चाइनीज इकोनॉमी पॉलिसी पता चल गई। अब हम देखें कि अच्छा म्यांमार का कोई एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे उनका एक पोर्ट है उसको ले लिया उन्होंने, यहाँ पे एक पोर्ट है हम्बनटोटा, उसको श्रीलंका के पास है जो, उसमें मालदीव्स में अभी हमने देखा एंटी इंडिया वो चल रहे हैं, प्रोटेस्ट चल रहे थे। तो ये जो जितने भी एग्जाम्पल ये सब के सब हमें कहाँ से मिलते हैं, न्यूज़पेपर से मिलते हैं। अब न्यूज़पेपर से ये जो एग्जाम्पल्स मिले हुए हैं हमें, इन्हीं एग्जाम्पल्स को यूज़ करके हमें आंसर बनाना होता है। देखो आंसर कहीं नहीं मिलेगा, इन्हीं एग्जाम्पल्स को हम कॉपी में लिख लेंगे, उन्हीं एग्जाम्पल्स को यूज़। अब कॉपी में कैसे हम सिस्टमेटिकली लिखेंगे वो भी हम आगे जानने वाले हैं ना, फिलहाल हम क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। चाइनीज इकोनॉमी पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया, ये दूसरा क्वेश्चन था। इन्फिल्ट्रेटर्स आर द थ्रेट टू इंडियन इंटरनल सिक्योरिटी। अब देखो अगला क्या है, कीवर्ड इन्फिल्ट्रेटर है ना, क्या है, इन्फिल्ट्रेटर्स। अब देखो हमने यहाँ थ्रेड्स पढ़े थे, अब इन थ्रेड्स में एक अपने आप में थ्रेड था इन्फिल्ट्रेटर्स, इन्फिल्ट्रेशन है ना। अब उन्होंने अगली बार क्वेश्चन पूछ दिया इन्फिल्ट्रेशन से, है ना, तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि थ्रेड पूछा उन्होंने कि क्या क्या प्रॉब्लम है। तो थ्रेड में एक बॉर्डर मैनेजमेंट का भी थ्रेड था, तो अगली बार उन्होंने थ्रेड का एक सब पार्ट बॉर्डर मैनेजमेंट पूछ लिया, फिर उसके बाद अगली बार इन्फिल्ट्रेटर पूछ लिए। तो वो क्वेश्चन उसी में से बना रहा है, टॉपिक उसके पास सीमित हैं। हम इसके बेसिस पे सिक्योरिटी के टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये टॉपिक्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इंडियन आर्म फोर्सेस आर कम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड टाइमली एक्शन। अब सिंपल, ये उस टाइम पे थिएटर कमांड की बात चल रही थी, थिएटर कमांड है ना, हमारे जो CDS बिपिन रावत थे, CDS का पद, CDS की जो पोस्ट है वो बनाई गई। तो ये सब के सब क्या आता है, इंटीग्रेशन करने के लिए फोर्सेस के बीच में जो तालमेल है उसको बढ़ाने के लिए हम ये सब काम कर रहे थे, तो इसलिए ये इस टाइप का क्वेश्चन बना, ये न्यूज़ में था ये सब चीज़ें। अब देखो उन्होंने CDS VDS पे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, ना थिएटर कमांड पे कोई क्वेश्चन पूछा है, उन्होंने ओवरऑल बड़े डायमेंशन में क्वेश्चन पूछा। तो आप क्वेश्चंस को देखिए समझो कि उनका कभी भी एक छोटे से सेक्शन पे क्वेश्चन नहीं होता, बड़ा सा डायमेंशन पूछते हैं हमेशा, बिग डायमेंशन, ठीक है। उसके बाद व्हाट कैन बी डन टू स्टॉप वार्स। अब देखो ये बड़ा सिंपल सा टॉपिक है और इसमें आपको जो मन में है वो लिख सकते हो कि वार्स को स्टॉप करने के लिए किया जाए वो। अब वार्स को स्टॉप करने से पहले हमें वर्ल्ड वाइड कुछ वार्स के एग्जाम्पल देंगे हम, है ना, एग्जाम्पल देंगे और फिर उसके इश्यूज बताएंगे। अब देखो वर्ल्ड वाइड जो भी वार्स है, वार्स एग्जाम्पल दे दिए हमने, वार्स होते ही क्यों हैं ये बताएंगे, वाई, है ना, वाई के बाद कि ये होने के बाद हमें पता चल गया, फिर वार्स होते ही क्यों ये बता दिया हमने, फिर उनको सॉल्व करने के लिए क्या क्या अभी हमारे पास सिस्टम्स हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे कि UN है ना, UN सिक्योरिटी काउंसिल भी है और भी चीज़ें हैं, है ना। तो अब ये उसके बाद हमें और क्या करना चाहिए, है ना, व्हाट टू डू नेक्स्ट, ये चीज़ों की चर्चा भी इसी में की गई है, ठीक है। अब इस तरीके से हम उसका आंसर कर सकते हैं। उसके बाद द इमर्जिंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन्स इन इंडियन आर्म फोर्सेज, देखो वुमेन्स की बात करने लगा कि इनका पार्टिसिपेशन, इंडिया एज ए इमर्जिंग लीडर इन दी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, ये इसकी बात कर रहा है। फिर ये साइबर अटैक पे क्वेश्चन आया, अ काइंड ऑफ न्यू वारफेयर, है ना। ये अब साइबर अटैक के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये एडिटोरियल में भी था उस टाइम पे, कि एडिटोरियल में ये डिस्कस किया गया था, है ना। फिर ग्लोबल पीस एंड नेशनल डिफेंस बजट, अब देखो ये कंट्राडिक्टरी बात कर रहा है कि ग्लोबल पीस की भी बात कर रहा है, इधर नेशनल डिफेंस की भी बजट की बात कर रहा है ना। तो इनमें क्या लिंक है, ग्लोबल पीस हम पढ़ रहे हैं। अब देखो दोनों को कंबाइन करके कैसे आंसर लिखेंगे, ये सब चीज़ों के बारे में सिक्योरिटी में बार बार क्वेश्चन पूछे हैं इसने। फिर बाद सोसाइटी के क्वेश्चन देखें तो सोसाइटी में उसने पूछा क्राइम अगेंस्ट वुमेन, क्या पूछा, क्राइम अगेंस्ट वुमेन्स का क्वेश्चन पूछा उसने सिंपली, इज एक्सप्रेशन ऑफ मेल डोमिनेशन। अब देखो जो सोसाइटी के मेनली क्वेश्चन हैं वो किस टाइप के हैं, वो एनालिटिकल टाइप के, वो बोल रहे हैं कि एक कंडीशन है उसमें ऐसा क्यों हो रहा है ना। पेरेंटिंग इज अ कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी, पेरेंटिंग इन अ कॉम्पिटिटिव इंडियन सोसाइटी इज अ चैलेंज, कि भाई पेरेंटिंग चैलेंज है कॉम्पिटिटिव सोसाइटी में, इसके बारे में पूछा उन्होंने। पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेसेस, अब देखो हमारे यहाँ पे आरोप लगता रहता है कि भाई जो भी पार्टीज हैं, पॉलिटिक्स हैं, वो क्या फैमिली बेस्ड हैं, सारे फैमिली बेस्ड काम हो रहे हैं। एजुकेशन एंड अवेयरनेस आर द क्रिटिकल पिलर फॉर सक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी। अब देखो इस डेमोक्रेसी वाले टॉपिक को पॉलिटी में भी डाल सकते हैं, है ना, हाँ यहाँ सोसाइटी में रखा है मैंने, ठीक है। द जोग्राफिकल एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इज अ रियल वेल्थ, कैसे, अब इसको हमें बताना है, एग्जाम्पल्स देने हैं। अब इसमें क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल्स देते चलेंगे तो बताते चलेंगे हाँ क्यों वेल्थ क्यों है, वाई टाइप का क्वेश्चन है ये। फिर उसने बोला इस ईयर के क्वेश्चन देखो, दो क्वेश्चन पूछे,
ट्राइबल कल्चर इन एज ऑफ ग्लोबलाइजेशन। अब बोल रहे देखो, ऐसा बोला जाता है कि ग्लोबलाइजेशन के टाइम पे सब कुछ ग्लोबल टाइप का हो गया है ना। और जो ट्राइबल कल्चर है, वो ट्राइबल कल्चर किस टाइप का होता है, वो एक एरिया बेस्ड होता है, मतलब किसी एक एरिया में वो केंद्रित है, वहीं पे रहता है, उनकी छोटे से एरिया की बातें होती हैं उसी एरिया में। अब ये ग्लोबल का मतलब सब कंबाइन हो जाना है ना। अब इन्होंने जो बोला है वो ये बोल रहे हैं कि ये एरिया बेस्ड है, इसकी क्या वैल्यू रह गई है इस टाइम पे, इन दी टाइम ऑफ कॉम्बिनेशन, मतलब जब सब कुछ एक जैसा हो रहा है वैसे टाइम पे ट्राइबल कल्चर कैसे बचा रहेगा, या फिर क्या उसकी वैल्यू रह गई है, ये पूछने की कोशिश की उन्होंने। फिर इंग्लिश इन इंडिया डिवाइंस एंड वेराइंस, ये क्वेश्चन पूछा, ये 2024 के क्वेश्चन है। उसके अलावा क्विकली हम ह्यूमन राइट्स पे देख लेते हैं। तो ह्यूमन राइट्स पे जो क्वेश्चन पूछा, इंश्योरिंग सोशल जस्टिस इन ह्यूमन राइट्स इज़ अ ह्यूमन राइट, 2020 का क्वेश्चन है। 2022 में पूछा, अ सिंथेसिस ऑफ ईस्टर्न विजडम एंड वेस्टर्न साइंस अ नीडेड गोल फॉर ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी के लिए पूछा इन्होंने, है ना। ये 2 क्वेश्चन पूछे। अब यहाँ पे ज्योग्राफी, इकोनॉमी और पॉलिटी के क्वेश्चन के बारे में बता दो। लगभग तो ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो पहला क्वेश्चन है, क्राइसिस फॉर क्रेडिबिलिटी इन इंडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के बारे में पूछा है ना, कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की क्राइसिस। अब देखो इस टाइम पे हम क्या पढ़ रहे थे, फेक न्यूज़, क्या पढ़ रहे हैं, फेक न्यूज़, पेड न्यूज़, इन सब चीज़ों के बारे में हम न्यूज़ में पढ़ते रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन उससे नहीं है, क्रेडिबिलिटी वर्ड को यूज़ पूछा है। अब क्रेडिबिलिटी में दोनों चीज़ें आती हैं, फेक न्यूज़, पेड न्यूज़, है ना, ये सब चीज़ें, है ना। प्रोपेगंडा, है ना, प्रोपेगंडा पूछ रहे हैं कि जो प्रोपेगंडा चलाते रहते हैं न्यूज़ चैनल, उसका इशू पूछ रहे हैं। तो इस टाइप से वो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा कभी भी। जो चल रहा है ये हमारे लिए कंटेंट का काम करते हैं, ये प्रोपेगंडा, पेड न्यूज़, फेक न्यूज़। अब उसी कंटेंट को यूज़ करके, एक तरीके से इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या है, इंग्रेडिएंट, इन्हीं को यूज़ करके हमें अपना आंसर बनाना है, आंसर जैसे डिश बनानी। तो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स होना बहुत ज़रूरी है, उसी के बेसिस पे हम क्या बनाएंगे, अपनी डिश बनाएंगे, ठीक है। अब देखो आगे देखते हैं, वर्क फ्रॉम होम अ बून और बैन। अब देखो सिंपल, इसने वर्क फ्रॉम होम के क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, इस टाइप की चीज़ उन्होंने पूछ ली। क्वेश्चन पूछा, अर्बनाइजेशन इज हजार्डियस टू ह्यूमन हेल्थ, कि जिस तरीके से ओवर क्राउडेड हो गए शहर, तो वो ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत नुकसान है। जैसे एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह के बारे में हमने पढ़ा था, है ना, कि जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, क्या पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह के बारे में हम पढ़ते रहते हैं, न्यूज़ में आता रहता है कि वहाँ पे कोई बिल्डिंग गिर गई या फिर वहाँ पे कोई होर्डिंग गिर गई तो उसकी वजह से कई सारे लोग मर गए, है ना। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ रही है शहरों में, वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आ रही है, बारिश होती है तो बाढ़ आ जाती है एकदम से, है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला अर्बनाइजेशन के क्या है, साइड इफेक्ट है, ठीक है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी न्यूज़ में थी, लेकिन उन्होंने क्या किया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को अनएम्प्लॉयमेंट से लिंक करके पूछा, है ना। तो यूपीएससी की हमेशा खासियत रही है कि वो क्वेश्चन डायरेक्टली कभी नहीं पूछने वाला, जो भी न्यूज़ में है उस चीज़ को किसी न किसी टॉपिक से लिंक करेगा फिर पूछेगा। तो हमें क्या होना चाहिए कि कोई भी टॉपिक पढ़ लिया, टॉपिक से लिए हमने इंग्रेडिएंट्स, है ना, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं वो ले लिया। अब इस इंग्रेडिएंट को यूज़ करके हमें डिश बनानी है, ठीक है। तो हमें ये प्रोसेस आनी चाहिए, है ना। इस प्रोसेस को हम लर्न करेंगे, समझेंगे कैसे करते हैं, मैं समझाऊंगा आपको, मैं बताऊंगा आपको, है ना। जितने भी मेरे एक्सपीरियंस है वो सब मैं आपके साथ शेयर करूँ, बस आप जुड़े रहिए मेरे साथ, देखिए। द कैंपेन टू सेव द इंडेंजर्ड स्पीशीज। अब देखो ये ज्योग्राफी का टॉपिक है ना, हम खूब पढ़ते हैं, इसके बारे में सबने पढ़ा होगा, रेड डाटा बुक, ये IUCN निकालती है ना। इंडिया में भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, जैसे हमें पता है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है ना। तो अब इंडेंजर्ड स्पीशीज, अब हम अगर ऐसा करते कि इसमें सिर्फ और सिर्फ ना एनिमल्स पे चले जाते, इसका आंसर लिखते हो तो वो भी गड़बड़ होता। एनिमल्स के साथ साथ हमें प्लांट्स का भी ध्यान रखना था यहाँ पे, है ना, क्योंकि इन्होंने स्पीशीज बोला है, जस्टिफाई नहीं किया ना, इन्होंने बोला नहीं है ना कि एनिमल्स या प्लांट्स, ठीक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन था ई वेस्ट, द डार्क साइड ऑफ डिजिटल रेवोल्यूशन। ई वेस्ट की बात कर रहा है कि डिजिटल रेवोल्यूशन के बारे में जाना, उसके जरिए जो ई वेस्ट जनरेट हो रहा है वो बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो उसको क्या इशू है उससे रिलेटेड वो पूछ दिया उन्होंने। डिजिटल इकोनॉमी अपॉर्चुनिटी एंड चैलेंजेस, इस साल के क्वेश्चन है ये, देखो डिजिटल इकोनॉमी के क्या अपॉर्चुनिटी। अब सिंपल पूछ लिया उन्होंने कि डिजिटल इकोनॉमी, तुमको सिंपल डिफाइन करना है, डिजिटल इकोनॉमी को डिफाइन करो। अपॉर्चुनिटी बताओ उनकी क्या क्या अपॉर्चुनिटी। अब अपॉर्चुनिटी कैसे बताएंगे, मैं अभी आपको अगली स्लाइड जो आने वाली है शायद से
हाँ, अगली स्लाइड में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि अपॉर्चुनिटी पूछा है उसने या चैलेंजेस पूछा है, तो क्या थीम को हम फॉलो करते हैं, कैसे लिखते हैं हम, है ना। तो अपॉर्चुनिटी, सोशल में अपॉर्चुनिटी क्या है ना, पॉलिटिकल में क्या अपॉर्चुनिटी है ना, इकोनॉमिकल एरिया में क्या अपॉर्चुनिटी है ना, इसको देखेंगे हम। और उसके बाद हम देखेंगे कि सोशल में भी इंडिविजुअल लेवल पे क्या अपॉर्चुनिटी, इस टाइप से जो अदर पार्ट्स हैं ना, उसको अभी हम आगे समझने वाले हैं। तो ये हमने देखे कि अलग अलग टॉपिक से कहाँ से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आप एक चीज़ देख रहे होगे कि जो सबसे मेन सेक्शन आ रहा है वो क्या है हमारे लिए, इंटरनल सिक्योरिटी। सबसे मेन, हर साल एक क्वेश्चन लगभग आप मान के चलो कि एक क्वेश्चन यहाँ से आ रहा है। तो हमारे टॉप प्रायोरिटी क्या होना चाहिए इसमें, यही होना चाहिए कि सिक्योरिटी को तैयार करें। अब उसमें भी आप देख रहे हो कि क्वेश्चन कहाँ हैं कि जो इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेड्स, सीधे सिंपल सिक्योरिटी के थ्रेड्स हैं, फिर उन थ्रेड्स के जो भी थ्रेड्स हैं, जैसे मान लो कि बॉर्डर मैनेजमेंट एक थ्रेड था तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा, इन्फिल्ट्रेशन जो था एक थ्रेड, वो क्वेश्चन पूछा। अब इसमें साइबर वारफेयर आ गया तो साइबर वारफेयर पे क्वेश्चन पूछा है उन्होंने, है ना, साइबर वारफेयर पे क्वेश्चन पूछा है ना। अब उन्होंने ऐसे करके टेररिज्म पे भी एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चंस वो बना रहे हैं ना, वो हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हमने क्विकली इन सब चीज़ों को देखा। उसके बाद हमने देखा इकोनॉमी, ज्योग्राफी, पॉलिटी से लगभग हर साल एक क्वेश्चन आ रहा है और क्वेश्चन आ रहा है सोसाइटी से। अब इन सब चीज़ों को पढ़ने का तरीका सिंपल है कि आप क्या पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो और न्यूज़पेपर से सारी चीज़ों के कंटेंट फॉर्डर्स तैयार करो, है ना, फॉर्डर्स तैयार करो, आप अपना इंग्रेडिएंट तैयार करो, उसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करके फिर आप आंसर लिखोगे। अब हम सिंपली सबसे पहले ये जानते हैं कि मान लो कोई भी क्वेश्चन आ जाए या फिर कोई भी क्वेश्चन के लिए किसी भी टॉपिक को तैयार करने के लिए नोट्स कैसे बनाएंगे। सबसे मेन सेक्शन कि भाई नोट्स कैसे बनाएंगे। अब सर आपने इतनी सारी बातें बता दी कि अब नोट्स कैसे बनाएंगे ये तो बता दो। कि आपने बोला कि नोट्स बनाने, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने, न्यूज़पेपर से नोट्स बनाने का तरीका सिंपल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। वो ये होगा कि आप कोई भी टॉपिक पकड़ेंगे। सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल टॉपिक है ये, मान लो कि ये टॉपिक है किसका, नक्सलिज्म का ले लेता हूँ, है ना, हमने ये टॉपिक लिख दिया नक्सलिज्म। अब हम क्या करेंगे कि नक्सलिज्म के क्या कारण हैं, क्या क्या कारण है ना, कॉजेस क्या हैं। तो सबसे पहले हम खोजेंगे कि इकोनॉमिक कॉज क्या है उसकी। इकोनॉमिक कॉज खोल ली। अब इकोनॉमिक लिख दिया आपने, आपके नोट से यहाँ पे लिख रखा है आपने नक्सलिज्म, ठीक है, नक्सलिज्म लिख दिया। अब उसके नीचे थोड़ा सा इसको डिफाइन करेंगे, नक्सलिज्म होता क्या, 2-3 लाइन में हमने इसको बताया, यहाँ पे लिख दिया, 2-3 लाइन में यहाँ पे हमने लिख के छोड़ दिया, ठीक। अब उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे इकोनॉमिक रीजन्स, इकोनॉमिक इसके कॉजेस क्या हैं नक्सलिज्म के। अब ये लिखने के बाद सबसे पहला पॉइंट डाल देंगे इकोनॉमिक कॉजेस, है ना, इकोनॉमिक कॉजेस डालेंगे हम। अब इकोनॉमिक कॉजेस में हम लिखेंगे कि जिस एरिया में ये प्रेवलेंट है वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, क्या नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब बताओ क्या सिर्फ इतनी बात लिखने से आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे? बिल्कुल नहीं मिलने वाले आपको, है ना। क्या आपने लिखा कि एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है वहाँ पे, इकोनॉमिक रीजन नहीं। आप अब देखो न्यूज़पेपर जब भी पढ़ेंगे तो वहाँ पे डाटा आएगा कि उस एरिया में जो कंडीशंस हैं एम्प्लॉयमेंट की वो ख़राब है, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है वहाँ पे। तो उस डाटा को अब आप यहाँ पे लिख के रख लोगे। क्या करोगे, उस डाटा को लिख के रख लोगे, आपने रख लिया। उसी टाइप से आप सोशल वाला पढ़ोगे। सोशल पढ़ा आपने देखा कि जेंडर इक्वलिटी की प्रॉब्लम। अब देखो सोशल वाले सेक्टर में क्या प्रॉब्लम आती है, जेंडर इक्वलिटी, सोशल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम। अब सोशल सिक्योरिटी क्या होता है, मतलब वहाँ पे बुजुर्गों के पास कोई सुविधा नहीं है, जब वो कमा नहीं पाएंगे या फिर बच्चे जो कमा नहीं सकते उनके लिए क्या सिस्टम है, क्या सपोर्ट सिस्टम है ताकि वो जी सकें, ठीक है। वुमेंस का पार्टिसिपेशन इन वर्क फोर्स, ये सब सोशल प्रॉब्लम है ना। तो इन सोशल, अब हम सोशल टॉपिक लिख के रख देंगे, क्या रख देंगे, सोशल लिख के रख दिया हमने। जब भी कोई डाटा आएगा हम क्या करेंगे, उस डाटा को पुटअप करेंगे और आंसर बना देंगे, सिंपल है ना, बाद में हम यूज़ कर लेंगे। अब फिर बताओ पॉलिटिकल में सिविल राइट्स की क्या कंडीशन है, ह्यूमन राइट्स की क्या कंडीशन है, डेमोक्रेसी की क्या स्थिति है। अब जैसे पाकिस्तान जैसा देश कहने को डेमोक्रेसी है, लेकिन वहाँ पे क्या रहता है, हमेशा मिलिट्री का रूल रहता है ना। म्यांमार की भी यही कंडीशन है ना, म्यांमार की भी यही कंडीशन, हाल में बांग्लादेश का भी यही हाल हुआ है ना। तो पॉलिटिकल राइट्स की क्या कंडीशन है, माइनॉरिटी को पॉलिटिकल राइट्स हैं या नहीं, है ना, इस टाइप की चीज़ें। ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में कि भाई हमने लिख दिया कि इस वाले चीज़ के कॉजेज़ में ह्यूमन रिसोर्सेज के लेवल क्या कॉज है, तो भाई हेल्थ इंफ्रा नहीं है वहाँ पे, ये प्रॉब्लम है। एजुकेशन की व्यवस्था नहीं है, एजुकेशन नहीं है तो इलिटरेसी बढ़ेगी। इलिटरेसी इज़ द रूट कॉज फॉर मैनी सोशल प्रॉब्लम्स,
है ना। ऐसा बोला जाता है कि इलिटरेसी एक रूट कॉज है मेनी सोशल प्रॉब्लम्स की, है ना। वुमेन्स के ऊपर जितने भी एट्रोसिटीज़ हैं उसका बड़ा कारण क्या है, इलिटरेसी, है ना। अगर कोई यूथ हथियार उठा रहा है, नक्सलिज्म को ज्वाइन कर रहा है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये बड़े कारण है उसके। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि सस्टेनेबल SDG गोल्स क्या हैं। अब हम जो भी डेवलपमेंट कुछ भी कर रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है कि फ्यूचर के लिए हमारे पास कोई रिसोर्सेस ही ना बचे, इन्वायरमेंट को ही ख़त्म कर दें हम। तो इन्वायरमेंट, इसको भी ध्यान रखना है, इस एंगल से भी कोई डाटा मिलेगा तो आपको रखना है। जब भी आपको नोट्स बनाए तो सिंपल इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, ह्यूमन रिसोर्सेज, सस्टेनेबल, एडमिनिस्ट्रेटिव, है ना, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। और जोग्राफिकल इशू क्या है, कई कई एरिया की जोग्राफी, जैसे नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ तो भैया वो टेरेन टफ है, क्या है, टेरेन टफ है वहाँ का, है ना, टेरेन बहुत ख़राब है। तो वहाँ पे फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट नहीं हो पाता, पहली बात, है ना। दूसरा, वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, उसी टेरेन के चक्कर में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बन पा रहा है ना, इंफ्रा का प्रॉब्लम हो रहा है। क्यों? क्योंकि वो टेरेन थोड़ा टफ है ना। और वहाँ पे कोई ऐसे रिसोर्सेस नहीं है इस कारण से, है ना। टेक्नोलॉजिकल कारण भी होते हैं कई बार, है ना, टेक्नोलॉजिकल, इथिकल कारण भी होते हैं, इथिकल डायलेमा, है ना। तो ये इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं कि अपने किसी भी टॉपिक को थीम में बांट लिया हमने, इकोनॉमी। अब बाद में जब जब हमें एग्जांपल मिलते जाएंगे उनको लिखते जाएंगे। अब मान लो कि एग्जाम में क्वेश्चन आया नक्सलिज्म से, अब वो चाहे सोशल प्रॉब्लम से लिंक करके दे चाहे पॉलिटिकल से, अब वो ऐसा बोल दे नक्सलिज्म को लिंक कर दे, वो अगर आपको नक्सलिज्म को लिंक करके दे दे वो किस चीज़ से, जोग्राफिकल कारण, जोग्राफिकल इशूज से, तो आप सिंपली बोल दो अच्छा जोग्राफिकल इशू से लिंक किया है तो जोग्राफिकल वाले ये इशू हैं, क्या कि टेरेन टफ है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो, उस चक्कर में वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहाँ पे एजुकेशन। अब देखो सबसे मेन आप जोग्राफिकल में बताओगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसके बाद आप सारी प्रॉब्लम्स को गिनाना चालू करो कि वहाँ डेवलपमेंट नहीं हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है, एजुकेशन नहीं है वहाँ पे, है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट उनको अवेलेबल नहीं है, गुड गवर्नेंस नहीं है वहाँ पे, जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो पा रहा है, और इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, कंप्लेन मैकेनिज्म नहीं है वहाँ पे, है ना, क्या नहीं है, कंप्लेन मैकेनिज्म नहीं है वहाँ पे, है ना। ये सब चीज़ों को हम देखेंगे, है ना। और सीधे सीधे ये बातें सीधे ड्राइव होती जाएंगी, इन बातों को आपने एक बार देख लिया आपको ड्राइव होती नहीं, आपको किसी भी चीज़ को रटने की ज़रूरत ही नहीं, आप सिंपली ड्राइव कर सकते हो। एक बार नोट्स आप इस तरीके से बना के देखो, सिंपल, कोई भी टॉपिक इस तरीके से बांट दो, है ना। अब इस तरीके से हमने टॉपिक को बांट लिया। अब कुछ टॉपिक्स होते हैं कि चैलेंजेस वगैरह के साथ नहीं बांट सकते, तो हम क्या करेंगे, सीधे स्टेक होल्डर्स में बांट देंगे। जैसे कोई टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल कोई इशू है ना, कोई इशू है, सोशल इशू में मान लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट है, या फिर अभी हमने देखा था अर्बनाइजेशन का इशू देखा था, अभी अर्बनाइजेशन में एक क्वेश्चन था। तो हम क्या करेंगे कि अर्बनाइजेशन के इशू को जो हमने देखा, अब उसको सिंपली क्या करते हैं, देखो अर्बनाइजेशन का आंसर लिखना है तो हम क्या करेंगे कि अच्छा अर्बनाइजेशन का इंडिविजुअल पे क्या इशू हुआ, क्या प्रॉब्लम आई, इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट हुआ उसका, सिंपल देखा। अब देखो इंडिविजुअल क्या हो सकता है कि पर्सनल वेलबींग से उसकी वो कैसे प्रभावित हुई, उसकी जॉब सिक्योरिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, ये बातें आएंगी। फिर कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है उसका, है ना, सोशल फैब्रिक कैसा मजबूत हो रहा है या उससे डिस्टर्ब हो रहा है ना, लोकल डेवलपमेंट वहाँ पे हो पा रहा है या नहीं, ये सब चीज़ों को हम कम्युनिटीज़ के लेवल पे देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, कोई भी इशू है उसको, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट को देख लो, इंडिविजुअल पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, कम्युनिटी लेवल पे उसकी क्या प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट के लेवल पे क्या कि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो पा रहा है ढंग से या नहीं, पब्लिक वेलफेयर हो पा रहा है या नहीं, है ना। बिजनेसेस के लेवल पे बात करेंगे तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट हो पा रही है या नहीं, रेगुलेटरी कंप्लाइंस वो ढंग से कर रहे हैं या नहीं, इन सब चीज़ों को देखना। मीडिया और एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के लिए पब्लिक इंटरेस्ट और रिसर्च और सोशल इम्पैक्ट के लेवल पे हम चेक करेंगे कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो पा रहा है या नहीं, सोशल इम्पैक्ट के लिए कोई काम कर पा रहे हैं या नहीं। एनजीओ हमेशा सोशल इम्पैक्ट से रिलेटेड होता है ना। तो हम क्या करेंगे कि स्टेक होल्डर के नज़रिए से भी देखेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं कि हमने पॉलिटिकल सोशल ये देख लिया, हर टॉपिक की अलग अलग डिमांड होती है, तो जिसकी जैसी डिमांड हम उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करेंगे, एक तरीका थ्रो कर रहा हूँ मैं कि आप इस तरीके से लिख डालो उसके ऊपर, है ना, कि अगर कोई स्टेक होल्डर्स की अगर लगता है कि आप इसमें स्टेक होल्डर्स डाल सकते हो तो सिंपली इंडिविजुअल, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, बिजनेसेस, इन सबको आप ऐड करोगे, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई इस टाइप का क्वेश्चन आ गया, जैसे मान लो कि अभी कुछ समय पहले मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, उसमें बोला कि रोल ऑफ इंडियन डायस्पोरा का रोल पूछा हुआ था, है ना, इंडियन डायस्पोरा का रोल पूछा हुआ था।
अब वो बात सिंपल है कि वो पोस्ट इंडिपेंडेंस क्वेश्चन पूछा था कि पोस्ट इंडिपेंडेंस क्या है, तो आप क्या करोगे, तकरीबन 80% जो आंसर लिखोगे वो पोस्ट इंडिपेंडेंस भी लिखोगे, ठीक है। लेकिन आपका आंसर, आपको बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए। अगर आपको लगता है कि 20 में से मुझे 12 मार्क्स मिनिमम चाहिए, और ये 12 मार्क्स मान के चलो कि टफ होता है लाना, है ना, टफ है ये। सिंपली मैं आपको बताऊँ एक लाइन में, यूपीएससी इतने मार्क्स किसी को देता नहीं है ना। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि अगर 12 में से 12 मार्क्स लेकर आना है आपको, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट कहाँ होगा, यहाँ पे जाके कंप्लीट होगा, ठीक है। कि आप कुछ इन्फॉर्मेशन उनका प्री इंडिपेंडेंस कि क्या रोल रहा उनका, वो भी आप दोगे, ठीक है। और कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें जैसे एंशियंट से लेके मिडिवल कंडीशन क्या थी, एंशियंट कंडीशन क्या थी, मॉडर्न इरा में उसकी क्या कंडीशन है, या प्रेजेंट फ्यूचर और प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर के टर्म्स में हम उनके आंसर्स को ड्राइव कर सकते हैं, या प्री ग्लोबलाइजेशन का। अब देखो जैसे एक क्वेश्चन था कल्चर वाला, कल्चर, ट्राइबल कल्चर, है ना। अब ट्राइबल कल्चर उन्होंने बोला कि पोस्ट ग्लोबलाइजेशन लेवल में उनकी क्या वो रह गई है, महत्वता रह गई है। तो हम क्या बोलेंगे कि प्री ग्लोबलाइजेशन पे क्या कंडीशन, थोड़ा वो भी बता देंगे यार कि प्री ग्लोबलाइजेशन ये कंडीशन थी उनकी, तभी तो हम कंट्रास्ट दिखा पाएंगे कि पोस्ट ग्लोबलाइजेशन उनमें क्या चैलेंजेस आए, ये बताने के लिए पहले क्या कंडीशन थी। आज मैं बोल रहा हूँ कि मैं ना गुड पर्सन बन गया हूँ, आज क्या हो गया हूँ, गुड पर्सन बन गया हूँ। सोचो मैंने बोल दिया गुड पर्सन बन गया, अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं गुड पर्सन बन गया हूँ, तब तक इस बात को वेरीफाई नहीं किया जा सकता जब तक कि मेरा पास्ट मेरे सामने ना रख दिया जाए कि पास्ट में मैं ऐसा था, तभी तो मैं बोलूँगा कि मैं गुड पर्सन बन गया। किस टर्म्स में गुड पर्सन बन, उसी टाइप से हम क्या करेंगे, किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करना हो तो उसकी पहले की कंडीशन थोड़ा बताएंगे ही ज़रूर। यही आपके आंसर का पैटर्न होना चाहिए, नहीं तो फिर आपका आंसर कंप्लीट ही नहीं होगा, है ना, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, मान लो कि किसी सोशल सेक्टर की प्रॉब्लम आई है ना, किसी सोशल सेक्टर पे कोई क्वेश्चन आया, कोई सोसाइटिकल लेवल पे क्वेश्चन आया, तो हम उसको कैसे डील करेंगे, कैसे उस ऐसे को लिखेंगे, है ना। तो उसको लिखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा कि हम डिवाइड कर देंगे उसको कि अच्छा सोशल सेक्टर में सबसे बड़ा चैलेंज चिल्ड्रन के लेवल पे क्या चैलेंज है, कि अच्छा चिल्ड्रन पे इम्प्लीकेशन क्या पड़ने वाला है, या चिल्ड्रन के लेवल पे इसकी कॉजेस क्या हैं, वुमेन के लेवल पे क्या कॉजेस है। अब देखो वो इंडिविजुअली, जैसे अब देखो वुमेन का पार्टिसिपेशन फोर्सेस में उसने पूछा, है ना, या फिर एक क्वेश्चन पूछा कि जो हिंसा है ना, एट्रोसिटीज़ हैं, तो वो वुमेन्स के ऊपर एट्रोसिटीज़ वाला जो क्वेश्चन पूछा उन्होंने, ऐसे पूछा हुआ है 2020 में, तो उस वाले को यहाँ से लिंक करके हम बोल देंगे भाई सिंपली वुमेन्स के इश्यूज़। हम क्या करेंगे, अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, जैसे एक पकड़ा वुमेन लिख दिया टॉप, है ना। वुमेन की सोसाइटिकल प्रॉब्लम क्या है, सोसाइटी के लेवल, पॉलिटिकल प्रॉब्लम क्या है वुमेन की, है ना, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम क्या है, ये सारी प्रॉब्लम्स करके हमने नोट्स बना लिए। टेम्पो लिख दिया हमने कि भाई सिंपल इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, ह्यूमन रिसोर्सेज वाली ये प्रॉब्लम्स है। अब उसमें एक एग्जांपल आपके पास होना चाहिए। जब भी कोई भी क्वेश्चन है वुमेन से, तो आप क्या करोगे, सीधे उठाओगे उसके ऊपर लिख डालोगे कि भैया इनका इकोनॉमिकली ये प्रॉब्लम है ना। अगर उन्होंने पूछा वुमेन का पार्टिसिपेशन इन फोर्स, तो हम पहले बताएंगे कि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन ना के बराबर है ना। तो फिर हम बोलेंगे अच्छा धीरे धीरे बढ़ भी रहा है, तो वो भी बताएंगे हमें ना। फिर ओल्ड एज पे क्या इशू है, उसी टाइप से ओल्ड एज को लिख लेंगे, यूथ को लिख लेंगे, LGBT पकड़े, डिसेबिलिटी। अब क्या करेंगे, इनके लिए कोई स्कीम चला रहा है गवर्नमेंट, तो स्कीम्स को भी याद रखेंगे कि 2-3 स्कीम्स के नाम लिख लिया हमने। तो हम क्या करेंगे, हर टॉपिक जैसे यहाँ जितनी भी डायमेंशन लिखे, चिल्ड्रन, वुमेन, ओल्ड एज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं, तो हम क्या करेंगे 10 टॉपिक्स बनाएंगे, है ना। हर टॉपिक्स में हम 2-2 3-3 पेज का कंटेंट तैयार करेंगे विद एग्जाम्पल। कंटेंट भी क्या है, आपके एग्जाम्पल हैं, है ना। एग्जाम्पल कौन से, न्यूज़पेपर वाले। स्टोरीज तो आप सब बना सकते हो, है ना। स्टोरीज को मर्ज कैसे करोगे एग्जाम्पल्स के साथ, वो मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। तो आप सिंपली क्या करोगे, टॉपिक पकड़ोगे, इन टॉपिक्स जो मैंने आपको दे दिए, देखो ये दिए हुए सारे के सारे, इन टॉपिक्स पे आप एक पे कुछ ना कुछ कंटेंट रख लेंगे लगे, ठीक है। अब थोड़ा आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। आगे फिर मैंने वही बताने की कोशिश कर रहा था कि जैसे मैं आपको तब बताया था कि भाई अगर किसी का क्वेश्चन ऐसा आ रहा हो कि जैसे एक डिजिटल इकोनॉमी का पूछा था, स्कोप और चैलेंजेस क्या हैं, क्या पूछा था, स्कोप एंड चैलेंजेस, है ना। अब इस टाइप के क्वेश्चन को इस फॉर्मेट में हम डील कर सकते हैं, सिंपल। अब उसका स्कोप क्या है हेल्थ सेक्टर में, डिजिटल इकोनॉमी का, तो डिजिटली हेल्थ रिकॉर्ड रख सकते हैं हम, है ना, हेल्थ रिकॉर्ड रख सकते हैं, है ना। डाटा बन गया, डाटा फाइल बन गया, हम आराम से रख सकते हैं उसको ना, ठीक है। डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड के साथ साथ हम क्या करते हैं, टेलीमेडिसिन में हेल्प कर रहा है,
टेली मेडिसिन देखा ना, वो आपने ऑनलाइन कंसल्टेशन कर लेते हो डॉक्टर से, तो वो टेली मेडिसिन में हेल्प कर रहा है, ठीक है। उसके बाद एजुकेशन में टेली एजुकेशन, आपने बहुत सारे ऑनलाइन चैनल, अब देखो आजकल मैं खुद यूट्यूब पे जो पढ़ा रहा हूँ वो खुद डिजिटल इकोनॉमी के कारण संभव है, और कोई तरीका नहीं है ना, एजुकेशन में कैसे रिवॉल्यूशनाइज कर रही है। अब जैसे मान लो कि एक स्कूल है बहुत दूर के एरिया में, लद्दाख के एरिया में कोई स्कूल है, अब वहाँ पे 4 स्टूडेंट है, तो अगर वहाँ पे कोई स्कूल खोला जाए तो उसकी कॉस्ट या गवर्नमेंट टीचर डाला जाए तो हो सकता है वो वहाँ तक पहुँच ना सके, लेकिन वहाँ पे एक सिंपल हमने क्या सेटअप लगा दिया टीवी का, और इंटरनेट सैटेलाइट के जरिए उसको इंटरनेट का कनेक्शन दे दे, तो आराम से वो बच्चे वहाँ पे डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अब देखो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री डेवलप हुई, BPOs इंडस्ट्री डेवलप हुई, ये सारे के सारी जो चीज़ें हैं वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में हेल्प करने लगे हमारे लिए, है ना, कि नई अपॉर्चुनिटी जनरेट हो गई, है ना, ठीक है। फिर उसके बाद इन्वायरमेंट में क्या हुआ, इन्वायरमेंट के लिए कैसे हेल्प हुआ, क्या डिजिटल इकोनॉमी इन्वायरमेंट के लिए, तो जितने भी हैं कैंपेन चलाना हमें किसी चीज़ के लिए, है ना, कंफर्म डाटा इकट्ठे करने हो तो उसके लिए। सोशल फैब्रिक में कैसे हेल्प कर रही है हमें डिजिटल इकोनॉमी, क्या स्कोप है सोशल फैब्रिक में ना, है ना, तो जैसे वो फेक न्यूज़ वगैरह उसको काउंटर करने के लिए, नैरेटिव्स को काउंटर करने के लिए डिजिटल इकोनॉमी हेल्प करती है, ठीक है। और उसके बाद इकोनॉमी में तो खुद ही ये जितनी भी चीज़ें चल पड़ी आज, गिग, प्लेटफॉर्म वर्क, है ना, ये जितने भी स्टार्टअप्स का कल्चर आया है, ये सब के सब, फिनटेक आए, फ़ोन पे, ये सब चीज़ें क्या हैं, फिनटेक आए जैसे फ़ोन पे, गूगल पे, ये सब क्या है, इकोनॉमी के पार्ट्स हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करे, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। सिक्योरिटी में देखो बहुत सारे सिक्योरिटी टूल्स हमारे इजीली हम सर्विलांस कर पा रहे हैं, है ना, सर्विलांस के लिए बहुत सारे टूल्स यूज़ किए जा रहे हैं, है ना। इनकम जनरेशन में हेल्प कर रहे हैं। उसके अलावा तो हम क्या कर सकते हैं, इस टाइप के टॉपिक्स को इम्प्लीकेशन और या फिर स्कोप चैलेंजेस को इस फॉर्मेट में भी तैयार कर सकते हो। तो ये मैंने क्या किया है आपको ना 3-4 फॉर्मेट देने की कोशिश की। उसके अलावा तकरीबन 10 फॉर्मेट्स हैं, मैं उनको आपको टाइम टू टाइम देता चलूँगा, है ना। हमने इसके बारे में जाना, और उसके अलावा अच्छा आज की हमारी क्लास में यहीं तक था। तो सिंपली एक बार मैं क्विकली बता देता हूँ कि हमने जो डील किया है कि जो जितनी भी सारी चीज़ें डील की हैं, है ना, जितनी भी सारी अभी मैंने आपके साथ चीज़ें डील की हैं, जितनी भी सारी चीज़ें आपको डील करके दी हैं, अब आगे हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हमारा क्या होने वाला है। नेक्स्ट क्लास का एजेंडा आप यहाँ से जानते जाइए ना, इस सीरीज़ का नाम मैंने एजेंडा ही रख रखा है। नेक्स्ट क्लास का जो एजेंडा होने वाला है वो सिंपल एजेंडा ये रखेंगे कि जो ग्रामर के क्वेश्चंस हैं उनको टॉपिक वाइज एनालिसिस दे दूँगा मैं आपको 5 साल का, कि यहाँ से क्वेश्चन आए तो आप उनको देख सकते हो, ठीक है। टॉपिक वाइज एनालिसिस, और वोकैब के लिए क्या सोर्सेस हो सकते हैं वो भी मैं आपको दे दूँगा, है ना। उसके साथ साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक चीज़ और देने की कोशिश करूँगा कि आपको ना एक रियल एग्जाम्पल नोट्स का ना, कि नोट्स कैसे बनाए जाएं, नोट्स का एक एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँगा कि इस टाइप से ना, इस टेम्पो पे आप नोट्स बना सकते हो, ताकि आप अपनी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग कर पाएँ और आगे बढ़ा पाएँ कि अच्छा इस तरीके से मैं अपने नोट्स बना सकता हूँ, ठीक है। तो आपको मैं वो भी दे दूँगा। ये 3 चीज़ें मेनली मैं आपको ना अगली क्लास में देने की कोशिश करूँगा। उसके साथ साथ ही मैंने पेपर 1 को जितने भी टॉपिक्स हैं सबको डिस्कस किया है। अब उनका सब्जेक्ट वाइज वीडियो भी आने वाला है, सब्जेक्ट वाइज वीडियोस आने वाले हैं कि हर सब्जेक्ट का ना, अब उसमें भी पैटर्न सिंपल रहेगा। जैसे मैं आपको यहाँ पे हर टॉपिक को बता रहा हूँ किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन है, उस टाइप से सब्जेक्ट के अंदर कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, है ना, NCERT से, तो उनको भी बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए अगर आपको इस टाइप की वीडियो देखनी है। तो अगर आपको क्लासेस अच्छी लगी हो तो कृपया करके लाइक ज़रूर कीजिए, है ना। लाइक से क्या है, मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं इस टाइप की क्लासेस को और जल्दी ला सकता हूँ। देखो इन सब टाइप की वीडियो बनाने में टाइम लगता है, जब टाइम लगता है अच्छे रिसोर्सेज के साथ, अच्छी चीज़ों के साथ, है ना, तो मैं भी ये उम्मीद करता हूँ कि कम से कम इसके बदले आप मुझे एक लाइक तो दे ही सकते हो, है ना। लाइक दे दो, सब्सक्राइब दे दो, और अपने फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये शेयर कर दो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन बना रहे, है ना। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, ताकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं कम से कम पेपर 2 के लिए ना थॉरली ऐसा कुछ कंटेंट अवेलेबल करवा दूँ यूट्यूब पे कि जो बच्चों को पेपर 2 में ना आंसर बनाने में हेल्प कर दें। मैं उनको आंसर नहीं देना चाहता, आंसर्स मैं आपको दे दूँ किसी चीज़ के, वो एग्ज़ाम में आने वाले नहीं हैं, आपके एग्ज़ाम में नहीं आने वाले। तो मैं आपको आंसर्स की जगह ना आंसर राइटिंग देना चाहता हूँ, स्किल्स,
स्किल्स दूंगा आपको मैं, है ना। तो ये स्किल्स लेने के लिए आपको चैनल से तो जुड़ना ही पड़ेगा, फ्रेंड्स को शेयर कर दो। बस आज की वीडियो में इतना ही। आप सब अपना ख्याल रखें। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।